देखिए बात चल रही थी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में। जैसे ही 20th सेंचुरी के बाद हम देखते हैं तो ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, जो एक मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का ग्रुप था, यानी नवाबों का एक ग्रुप था, ऑन द ऑल इंडिया मुस्लिम्स लीग एट ढाका। ढाका ढाका मतलब ढाका मैंने बताया 1906, तो अंडरलाइन करिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। देखिए कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, अब इसको यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की कोई जरूरत थी क्या? नहीं थी। मुस्लिम लीग की कोई जरूरत थी क्या? नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग क्यों बन रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम यूनिटी से कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ पर क्या हो गए थे, प्रभावित हुए थे, जान गए थे कि अगर इनको हम आपस में बांटेंगे नहीं, तो तोड़ेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा कि पहले आप एक पार्टी तो बनाइए, फिर बाद में हम आपको, भाई मुस्लिमों को भी अपने हितों के बारे में वो भी अपने हितों के बारे में सोच रहे थे। उसमें भी बहुत ढेर सारे मुस्लिम ऐसे नहीं, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे थे वहां पर जो केवल अपने स्वार्थ के लिए कि हाँ हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। अंग्रेजों ने उनको लालच दिया, प्रलोभन दिया कि आप अपनी पार्टी बनाइए, हम आपको नेता बनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, पहले पार्टी तो नहीं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह, एक नाम आता है सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह ये बंगाल के समय नवाब रहते हैं, है ना, ईस्ट बंगाल उधर नवाब रहते हैं, और यही मुस्लिम लीग की वहां पर स्थापना कर लेते हैं। तो सलीमुल्लाह जो है इन्होंने ही 1996 में ढाका में क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग सबसे पहली बार कब बनी? 1906 में, ठीक है। कहां बनी? ढाका में, ठीक है। इस लीग का काम क्या था? द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए अभी लीग क्या कर रही है, अभी लीग क्या कर रही है? सपोर्टेड द बंगाल, सपोर्ट क्या कर रही है? लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए, अब आप समझ सकते हैं, इस लाइन से आप समझ रहे हैं, जहां पर पूरे देश में, जहां पर पूरे देश में विरोध चल रहा है बंगाल पार्टीशन का, जहां पर पूरे देश में बंगाल पार्टीशन का विरोध चल रहा है, वहीं पर मुस्लिम लीग क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। किसका? बंगाल पार्टीशन का। भाई सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत में लोग इकट्ठा ना हो जाए और एक साथ हमारे ऊपर अटैक न करें, जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ। वो इसीलिए उन्होंने पार्टी अलग, एक अलग पार्टी बनवाई और देश के कुछ लोगों को बांटने का प्रयास किया कि अगर देश के कुछ लोग भी हमारे साथ बने रहेंगे तो बाकी लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चाहते थे, और देखिए इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ 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 पर जो उस क्षेत्र के मुस्लिम रहे वो इस बात को नहीं समझ पाए, ठीक है ना, इस बात को नहीं समझ पाए, और इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। देखिए इट डिजायर द सेपरेट है ना, इलेक्टर electorates, हाँ, separate electorates for Muslims, a demand considered by the government in 1909। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए लालच क्या दिया गया था कि पहले आप पार्टी बनाइए, तो पार्टी कब बनवा दिया? 1905 के बाद अगले ही साल 1996 में पार्टी बनवा दिया उन्होंने, और वादा किया कि हम आपसे वादा करते हैं आज आप हमारा बंगाल पार्टी में सपोर्ट करिए, क्योंकि देश में ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। कहीं 1857 वाला जैसा रिवॉल्ट हुआ तो इस बार तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि चारों तरफ से विद्रोह मिल रहा है, आंध्र प्रदेश तक से भी विद्रोह मिल रहा है, ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश में भी विद्रोह चल रहा है, ठीक है, वंदे मातरम है ना, उसमें आपने देखा। तो अब यहाँ पर देखिए बंगाल पार्टीशन का सपोर्ट कौन एक पार्टी कर रही है? मुस्लिम लीग कर रही है 1906 में। और मुस्लिम लीग से वादा किया गया था कि आप अभी पार्टी बना लीजिए, लेकिन हम आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, हम आगे चल के आपको अलग से चुनाव लड़वाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आपके प्रतिनिधियों को हम आगे बढ़ाएंगे। यही हुआ, उससे वादा किया गया, और इसी के कारण 1909 का जो एक्ट आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 1909 दिया है गवर्नमेंट इन द 1909, यही पर आप साइड में नोट कर लीजिए। 1909 में एक्ट आया, 1909 नाम से 1909 एक्ट, ये एक्ट जैसे 1858 एक्ट आया था ना एक बार, वहां एक्ट की शुरुआत हो रही थी ना, यहाँ पर भी 1900 एक्ट आया। तो जैसे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो हर साल कुछ ना कुछ अंग्रेज एक्ट निकालते थे। तो 1909 पे एक एक्ट आया, इसी एक्ट में मुस्लिम लीग के लिए अलग से रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि मंडल की व्यवस्था की। यानी कांग्रेस ने उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम्स होंगे उनके लिए अलग से प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई, रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई। ये लोग अपना जो बंगाल है इसमें ये अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, अलग से प्रतिनिधि की बात की गई। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि डिजायर द सेपरेट electorates फॉर द मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुआ? कंसीड किया गया, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को मेरी?
आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से कहानी समझिए आप, दृष्टि उस समय देखिए किस तरह से मोड़ रोमांचक हो रही है, किस तरह से लोग कहीं देश में कुछ और चल रहा है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ और, है ना, किसी लालच में पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप सारी चीज देखिए, ठीक है। मुस्लिम आर डिमांडेड एंड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1999, और गवर्नमेंट ने क्या किया 1999 में, जो वादा किया था 1996 में, वो वादा पूरा भी किया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रतिनिधि, अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। आप सीधे सीधे समझिए, अलग निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो गया कि अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया कि इतने क्षेत्र पर मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं, अलग से निर्वाचन मंडल, ठीक है। जबकि पहले क्या था, भारत में जो भी था, जो कांग्रेस थी, वो तो मुस्लिम और हिंदू दोनों से मिलकर बनी हुई थी। उसमें तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम भी आप पढ़ते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वो तो एक मिक्स पार्टी थी ना, तो आपको क्या जरूरत थी करने की? लेकिन ये कुछ लोग अलग से स्वार्थी देखते हैं, सेल्फिश, है ना, और वो सफल हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आगे सम सीट्स, अब देखिए आगे उसी का डिटेल दिया गया है। 1999 का जो एक्ट आया और इसमें गवर्नमेंट ने उनको अलग से उनकी बात मानी। इसमें हुआ क्या कि सम सीट्स इन द काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद में कुछ सीट, भाई वहां पूरी जो परिषद थी वहां अंग्रेजों की सदस्यता थी, अंग्रेज थी वहां पर, तो सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर द मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया, कुछ सीट रिजर्व कर दिया। अब देखिए अंग्रेज ये रिजर्व करने वाले कभी जीवन में नहीं थे, कभी सीट रिजर्व नहीं करते मुस्लिमों के लिए, जीवन में नहीं थे, लेकिन चूंकि अब उनको तोड़ना था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ सीट रिजर्व कर दिया। अब यहाँ पर मुस्लिम खुश, ठीक है भाई। हमारे लिए तो पॉलिटिशियन जो अंग्रेज हैं, जो अपनी पार्टी बना के स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये तो जूझ ही रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इनको काउंसिल में तो मेंबरशिप मिली ही नहीं, और हमें तो एक हाँ करने से बंगाल पार्टीशन का हमने सपोर्ट तो कर दिया, और काउंसिल में हमें बैठे बैठाए सीट में जगह मिल गई। इसका मतलब जो अंग्रेज, जो कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस ये चाहती थी कि काउंसिल में हमें सदस्यता मिले। अभी मैंने जब स्टार्टिंग बताया था, मॉडरेट बताया था, तो मॉडरेट यही बताया था ना, कांग्रेस की जब डिमांड पढ़ा रहा था मैं आपको, कांग्रेस की बहुत सारी डिमांडों में आपने ये चीज ये भी पढ़ा था ना, कि वो काउंसिल में, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेचर में क्या मांग रहे थे, अपने लिए रोल मांग रहे थे ना, कि हमारा भी रोल यहाँ पर है, हमारे लिए भी कुछ सीट यहाँ पर होनी, भारतीयों के लिए भी होनी चाहिए। तो उन्होंने तो वहां पर भारतीयों की बात की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुपचाप धीरे से, है ना, बंगाल वाला मुद्दा उठा, स्वदेशी मूवमेंट बढ़ा, अब वो बेचारे रोड पर, सड़कों पर पूरे देश में हल्ला मचाया है, झगड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पर रातों रात मीटिंग हो जा रही है ना, मीटिंग में मुस्लिम लीग, मुस्लिम जो कुछ सदस्य रहे उनको आपस में मिलाया गया, उनको भड़काया गया, है ना, और उनको बड़े आराम से, और उनको बड़े आराम से क्या कर दिया गया, कुछ सीट दे दी गई, बैठे बिठाए उनको सीट मिल गई। मतलब कांग्रेस वहां पर देख रहे हैं कि आप पूरा देश वहां संघर्ष कर रहा है, अब इनको ये जो कुछ समुदाय रहा, मुस्लिम लीग रहा, उसको बैठे बिठाए वहां पर बंगाल में सीट मिल जाती है, ठीक है। एक क्या क्वेश्चन दे रहा है, चेक करने रिकॉर्डिंग है कि नहीं, ऐसी क्या है बेटा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? आयुषी बताइए, कोई समस्या? आयुषी बच्ची आवाज आ रही है? आयुषी बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आयुषी को मैसेज पड़ा, चलिए ठीक है। तो यहाँ से ये हिस्टोरिकल सर एक्ट क्या होता है? एक्ट बेटा अधिनियम होता है, नियम कानून, राघव गुप्ता, एक्ट होता है अधिनियम। मतलब जैसे जो सरकार होगी वो एक्ट लाके, एक्ट का मतलब होता है कि हम ये काम करने वाले हैं, नियम बता दिया, रूल बता दिया, अब ये नियम आने वाला है, पूरे देश में लागू होगा, ये होता है, ठीक है। किस ईयर में कोई नियम पारित होता है, उसी ईयर से वो एक्ट मिल जाता है। जैसे 1909 में कोई नया नियम आया तो किस नाम से जाना गया, 1909 एक्ट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि सम सीट्स इन द काउंसिल वर नॉट रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम हु वुड बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स, जो केवल मुस्लिम वोटर के द्वारा भी इलेक्ट होंगे, ये भी बता दिया गया। भाई जानते थे कि हम लोगों ने गलत काम किया है, गलत काम किया तो हम वोट कोई देगा नहीं, तो उसमें भी ये भी कह दिया कि मुस्लिम वोटर से उनका निर्धारण होगा, ठीक है ना, बाय द मुस्लिम वोटर्स डिस्टेम्प्ड, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेम्प्ड का मतलब यही है कि इस स्टेम्प्ड ने इससे क्या हुआ, पॉलिटिशियन टू गैदर फॉलोइंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप।
अब देखिए अलग अलग रिलीजियस ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैंप हो रहे हैं पॉलिटिशियन, ठीक है। मीनवाइल इसका मतलब इस दौरान तब तक क्या हो गया था कि कांग्रेस स्प्लिट इन द 1907। अब कांग्रेस यही कारण था, आप देख सकते हैं बंगाल पार्टीशन का 1996 में ये घटना हो जाती है, और इसी कारण से भाई कुछ लोग मुस्लिम लीग कांग्रेस के, कुछ लोग मुस्लिम लीग का सपोर्ट कुछ हद तक कर भी रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग विरोध भी नहीं कर रहे थे। मुस्लिम जो कांग्रेस की पार्टी है, बड़ी पार्टी थी, अभी उसका विभाजन नहीं हुआ है, अभी सब लोग एक में है, लेकिन उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका विरोध भी नहीं कर रहे थे। भाई मुस्लिम लीग क्यों बन गया, हम तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। और इसी विचारों से जो रेडिकल पार्टी के, जो रेडिकल मैंने नाम बताया, रेडिकल समूह के जो कांग्रेस लीडर थे, वो आपस में नाराज हो गए। भाई ऐसी कांग्रेस की, ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहिए जो सही गलत के बारे में बोले ही ना, कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है देश में, आप खड़े नहीं हो रहे। इतना मॉडरेट होना अच्छा नहीं। और इसलिए कांग्रेस 1907 में, मैंने आपको पहली डेट बता दिया, सूरत में एक अधिवेशन होता है, उसी मीटिंग के दौरान कांग्रेस की विचारधारा वहां से दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस दो भाग हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है कांग्रेस। ये भी डेट पूछी जाती है कई बार कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो 1907 में सूरत में, ठीक है। इसके पीछे फ्लैशबैक में क्या है, फ्लैशबैक में बंगाल पार्टीशन और मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 1907, ठीक है। The moderates were opposed to the use of boycott, है ना, बहिष्कार का उन्होंने इस्तेमाल किया। They felt that उनका मकसद ये था कि the use of force, हमें ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। After the split का मतलब विभाजन, split का मतलब क्या, विभाजन, तोड़। तो इसमें after the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with the Tilak followers functioning from the outside. अब आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस लोग भागो बढ़ रही है, after the split, the Congress came to be dominated. जब कांग्रेस बढ़ी तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मॉडरेट्स के द्वारा डोमिनेट हुआ, लेकिन शुरुआती में किसने रहे, तिलक साथ में रहे। तिलक क्या किया, सपोर्ट किया, with the Tilak's followers functioning from the outside। लेकिन तिलक के जो सपोर्टर रहे उन्होंने बाहर से सपोर्ट। The two groups reunited। आप जस्ट यहीं पर ये भी समझ लीजिए कि जो दो ग्रुप बटे थे, ये बाद में जाकर रीयूनाइट भी हो जाते हैं, बाद में जाकर क्या हो जाता है, रीयूनाइट, फिर से कांग्रेस जुड़ जाती है। जो भाई लोग तो वो सब वही है, देश के लिए काम कर रहे हैं, विचारधाराएं बटी थी, बाद में फिर से जुड़ गए। कब जुड़ते हैं, 1915 में जुड़ जाते हैं। यूनाइट कब होता है, दिसंबर 1915 में। ध्यान दीजिएगा, यूनाइट होने रीयूनाइट कब हो रहे हैं, दिसंबर 1915 में हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नेक्स्ट ईयर, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, 1915 ये वही ईयर है, 1915 ये वही साल है, चलिए इसको आगे बता देते हैं, ठीक है, आगे ही बात करेंगे। 1915 वही साल है जिस समय आप भारत में क्या है, गांधी जी का आगमन होता है, भारत में गांधी जी वापस आ जाते हैं अफ्रीका से। क्या है, राम प्रसाद सिंह, क्या है सर, लाला लाजपत राय की फोटो के नीचे लास्ट लाइन में दिया था कि लाला लाजपत राय इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। सर व्हाट इज आर्य समाज, हाँ ये भी बात दिया था क्या फोटो में, हाँ पढ़ लीजिए। लाला लाजपत राय की फोटो के नीचे दिया गया है, नेशनलिस्ट फ्रॉम द पंजाब, पंजाब के राष्ट्रवादी नेता रहे, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ही वाज वन ऑफ द, अगर लाला लाजपत राय की बात में दो लाइन लिखने के लिए आ जाते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप, ये किस ग्रुप के थे लाला लाजपत राय, रेडिकल ग्रुप के थे, साफ दिया है। व्हिच वाज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटीशन, है ना, जो पॉलिटिक्स ऑफ पिटीशन, जो पिटीशन यानी जो याचिका करते थे, है ना, विनती अनुनय करते थे, इस पे विरोध करते थे। ही वाज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज के मेंबर थे। आर्य समाज बनी नहीं थी आपको, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में आप, मैंने बताया नहीं आपको, आर्य समाज वुमेन कास्ट रिफॉर्म जो पढ़े थे हम लोग चैप्टर 9, उसमें आर्य समाज बना था ना संगठन, आर्य समाज, उसी के सपोर्टिव है आर्य समाज, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1950 में रीयूनाइट हो जाते हैं, और ये 1950 मैंने बताया कि ये आप देख सकते हैं कि गांधी जी भी वापस आते हैं, ठीक है ना, अफ्रीका से भारत में पुनः वापस आ जाते हैं। भारत की गतिविधियों को आपको देखना शुरू करें, भारत में क्या चल रहा है, गांधी जी भी इधर से धीरे धीरे उनकी नजर पड़ना शुरू हो गई, ठीक है। Next year, the Congress and Muslim League signed a historical Lucknow Pact and decided to work together for a representative government in the country. अब देखिए 1915 में यूनाइट हुए, जब यूनाइट हुए तो कांग्रेस तो आपस में यूनाइट हो गई 1915 में, लेकिन क्या मुस्लिम लीग से कांग्रेस मिली थी, नहीं मिली।
तो मुस्लिम लीग वाले सीट उनको जरूर मिल गई थी, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से एमपी को भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए लगातार मीटिंग चल रही थी। बाद में समझौता ये हुआ कि भाई अगर अलग अलग पार्टी बनाकर हम लोगों ने देश को शासित करने का प्रयास किया, अलग अलग पार्टी ने के वजह से अगर हम लोग कार्यरत रहेंगे तो देश में एकता यूनिटी नहीं दिखेगी और इसका फायदा अंग्रेज उठा लिया। इसलिए कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, यूनिटी भी बना लेना चाहिए। समझदारी ये है कि अभी हमें एक होकर लड़ना चाहिए, बाद में फिर हम भले ही अलग हो जाए लेकिन हमें एक होकर लड़ना चाहिए। 1950 में रियूनाइट होते हैं दिसंबर में, और अगले ही साल, यानी इसमें डेट नोट कर लीजिए, दिया नहीं है, 1916 में मैंने आपको दिखाया है, 1916 लखनऊ में अधिवेशन होता है। 1915 में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। लखनऊ में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता कई बार इतिहास में पूछा गया है, हिस्टोरिकल इसमें बोला जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक बार मिल जाती है। यानी 1906 से आपस में लड़ रहे थे, 1907 से कांग्रेस भी आपस में बटी हुई थी, तो कांग्रेस तो आके 1950 में मिल गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी अधूरी थी क्योंकि उन्हीं के मेंबर कुछ जो है मुस्लिम लीग पार्टी में भी थे। इसलिए जब तीनों मिल जाते हैं 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है, तो इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ईयर डाल लीजिएगा, कौन सा 1916 ये डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था, डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करेंगे फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे तो देश के लिए काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पर फिर से यूनिटी देखने को मिली। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ये क्या है? ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म तो हो ही रहा है, नेशनलिज्म तो हो ही रहा है। नेशनलिज्म तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र का जो एकीकरण है, राष्ट्र की बात करें, नेशन की बात करें, वो तो एक हो ही रहा है, लेकिन अब मास नेशनलिज्म, एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म और कैसे आ गया, ग्रोथ, उसमें ग्रोथ हो रही है, वो आया इस पैराग्राफ से। हम देख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, जस्ट फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। After the 1919, the struggle against the British rule gradually became a mass movement involving the peasants, tribal, students and women। देखिए सब लोग, चाहे विमेन्स हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे ट्राइबल्स हो, स्टूडेंट हो, चाहे विमेन हो, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसी को कहा गया मास नेशनलिज्म, यानी देश के सभी लोग आपस में एकजुट होकर अटैक कर रहे हैं। ये कब की बात चल रही है? 1916 में वहां लखनऊ समझौता हो गया, लखनऊ पैक्ट आ गया था 1919 के बाद। याद रखिए 1919 की वही घटना है, मैंने आपको जब सिविक्स में पढ़ाया था, 1919 में जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था अप्रैल में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था। तो 1919 वही ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1919, और साथ ही साथ 1920। लेकिन 1919 में वो क्या रहा है, लोग आपस में एकजुट हो इकट्ठा हो। 1919 में भी अभी आप जस्ट आगे पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या रहता है, रॉलेट एक्ट, इसका विरोध करते हैं। अगर रॉलेट एक्ट क्या है मैं उसको भी जस्ट बता दूंगा, फिर से भूल जाएगा। बस अभी आप थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, ओवरव्यू दे रहा है, अभी डिटेल में नहीं जा रहा है, ओवरव्यू दे रहा है। ओवरव्यू क्या दे रहा है? ओवरव्यू ये दे रहा है कि ये ऐसा साल था जिसमें सब लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, स्टूडेंट वुमेन हो चाहे लार्ज नंबर में, है ना, ऑब्वियसली फैक्ट्री वर्कर भी certain business group to began to actively support the Congress in 1920। जो बिजनेस ग्रुप रहे, जो अभी तक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये भी 1920 में भारत इसमें कांग्रेस के साथ में। अब देखिए कांग्रेस के साथ में पूरा देश आ गया, मुस्लिम लीग भी जो बटी थी वो भी साथ में आ गई, कांग्रेस जो बटी थी वो भी 1923 में जाती है, मुस्लिम लीग भी 1960 में जाती है। लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ में एक मीटिंग होती है, वही समझौता होता है, अधिवेशन भी होता है, कांग्रेस मीटिंग होती है, वहीं पर सब सुलह हो जाती है, भाई आप देश के लिए एक साथ काम। इसके बाद 1919 में आप देख रहे हैं कि सारा पूरा देश एक साथ हो रहा है। अब 1919 में पूरा देश एक साथ क्यों हो रहा है, ये ग्रोथ क्यों हो रही है, इसकी आगे बहुत अच्छी डिटेल दी है, वहां हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बात समझते हैं 1919 से पहले हुआ क्या, आखिर 1919 से पहले ऐसा क्या हुआ, 1916 और 1919 के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे लोग आपस में इकट्ठा हो गए। देखिए उसी प्रकार से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए पहला दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध था, लेकिन जब दूसरा हो गया उसको खत्म कह दिया गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
पहले से लोगों को पता नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी याद रखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लोगों को पता नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पता चला लोगों को कि ये पहला वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वहां सम्मिलित हो रहा है। ब्रिटेन यानी ब्रिटेन है, अमेरिका, सारे लोग जो है ना, इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। इधर एक एक्सिस जो पावर्स है उनके बीच में आपस में युद्ध हो रहा है ना, जर्मनी से अगेंस्ट में, जापान के अगेंस्ट में, इनके बीच में आपस में युद्ध हो रहा है। तो ब्रिटेन भी सम्मिलित है। देखिए ब्रिटेन वहां युद्ध कर रहा है, ब्रिटेन के ही लोग भारत में भी है, तो प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो ब्रिटेन वाले क्या सोचेंगे? ब्रिटेन वाले ये सोचेंगे कि भारतीय जो सेना है इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहे हैं, लगा दें तो फायदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फायदा लेना चाहते थे, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन सोचती थी कि जो ब्रिटेन जो उधर अन्य देशों में हमारा युद्ध हो रहा है तो वहां पे लोगों की कमी, सेनाओं की कमी, सोल्जर्स की कमी, तो जो भारतीय सेना है उस फटाफट इसको भर्ती कर देते हैं इनको, है ना, इनके रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं, भर्ती करके इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा भारतीय चाहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें झोंक दिया जाए? आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपका किसी दूसरे देश से विरोध चल रहा है, आप किसी दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हो तो भाई हमारे उद्देश्य से लड़ाई तो है नहीं, हमारे उद्देश्य से लड़ाई नहीं तो आप हमें क्यों उद्देश्य, ये समस्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर alerted the economic and political situation in India. It led the huge rise in the defense expenditure of the government of India. भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा खर्च जब ब्रिटेन वहां लगा हुआ है, तो भारत को ही तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, भारत से ही सबसे ज्यादा हथियार जाएंगे, लोग जाएंगे, भारत की इकोनॉमिक क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। भाई पैसा चाहिए ना, युद्ध में क्या होता है ना, पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा, वो सब कुछ तो यहाँ की कर दिया जाएगा। तो द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया भारत में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ब्रिटेन यहाँ हमारे देश में शासन कर रही थी और ब्रिटेन वहां युद्ध में लगी हुई थी, जिससे ब्रिटेन को सबसे ज्यादा क्या पैसे की जरूरत थी, इसलिए ब्रिटेन ने क्या कर दिया, टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, इंक्रीज ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और मिलिट्री खर्च उनको ज्यादा लग रहा था, एक्सपेंडिचर तो मुझे एक खर्च लग रहा था। डिमांड्स फॉर द वॉर सप्लाइज लेड टू द प्राइस इन अ प्राइस, और इससे क्या हुआ, दाम तेजी से बढ़ गए, भारत में जो दाम हो गए ना, जो प्राइसेस हो गए वो बहुत तेजी से बढ़ गए। created a great difficulties for the common, इससे जो आप कॉमन पीपल थे उसको समस्या होती है। भाई तुम लोग युद्ध कर रहे हो, भारत से क्या समस्या, भारत का कोई युद्ध है, लेकिन वो भारत को भी अपना हिस्सा मान रहे थे, इसलिए हमारे यहाँ के चीज यहाँ से शोषण कर रहे थे। ब्रिटेन से नहीं टैक्स बढ़ा रहे, ब्रिटेन में टैक्स बढ़ा दें, वहां नहीं, वहां यहाँ टैक्स बढ़ा रहे हैं, देखिए है ना। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड है ना फैबुलस प्रॉफिट्स, जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट हो रहा है युद्ध में। As you have seen chapter 7 में आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। The war created a demand for the industrial goods. The war created, इस युद्ध ने क्या किया, डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी इंडस्ट्री में जो बनने वाला गुड्स है इसकी डिमांड को बढ़ा दिया। जैसे जूट है, जूट बैग है, क्लॉथ है, रेल है, जो लोग वहाँ युद्ध कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ सामान तो अपने बैग्स में ले जाएंगे, क्लॉथ कपड़े भी चाहिए उनको, है ना, रेल ट्रेनों का आवाजाही, है ना, कॉज द डिक्लाइन ऑफ द इंपोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, है ना, इंडिया से जो है। So the Indian industries expanded during the war. और Indian industries क्या हो गई? Indian industries धीरे-धीरे युद्ध के दौरान Indian industries को क्या हुआ, विस्तार हुआ, Indian industries को बढ़ाया। Indian industries को बढ़ना इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन सोचते थे कि हम पहले रॉ मटेरियल, अंग्रेज सोचते थे पहले रॉ मटेरियल वहां भेजेंगे तो वहां निर्माण करेंगे, वहां बनाएंगे, तो वहां से फिर इसका मतलब हम यहीं पर अगर कोई इंडस्ट्री बना ले, यही की इंडस्ट्री को अगर हम सपोर्ट करें, भारतीय इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट करें, यहीं पर अगर हम सारी चीज बना लेंगे तो हम बड़े आराम से यहाँ से सीधे ट्रांसपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसलिए भारतीय इंडस्ट्री का यहाँ पर धीरे धीरे विकास हो रहा है, भारतीय इंडस्ट्री का विकास हो रहा है। इससे एक फायदा ये दिखता है कि भारतीय इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड कॉज द डिक्लाइन ऑफ द इंपोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, यानी भारत से अब इंपोर्ट्स होना क्या हो गया, कम हो गया था। और यही आगे हमने पढ़ा कि इंडियन and the Indian business group began to demand a greater opportunities for their development. ये एक अच्छा अवसर था इंडियन भारतीयों के लिए, जो यहाँ का बिजनेस ग्रुप था उसको एक बड़ी डिमांड देते थे, अवसर देशों में लड़ाई हो रही है तो भारत के लोगों, भारत की कंपनी, भारत की इंडस्ट्री से बड़े बड़े सामान उनको ले जाना था, इसलिए उनकी मजबूरी में भारतीय इंडस्ट्रीज को उनको विकास करना था। खुशी खुशी नहीं कर रहे थे, उतना ही काम कर रहे थे जितना उनको चाहिए था, लेकिन मजबूरी में काम, फायदा थोड़ा सा हुआ है, हल्का सा हमें फायदा हुआ। लेकिन आप देखेंगे द वॉर आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी, इससे ब्रिटिश की आर्मी में क्या हुई, विलेज वर परस्यूटेड, गांव के लोगों पर क्या हुआ, प्रेशर,
क्रिएट किया गया कि भैया आप सोल्जर्स हमें प्रोवाइड करें। गांव के लोग को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के अरे यार स्लो नहीं सेनाओं भर्ती हो में सैलरी नहीं मिलता सब दिन लड़ना है लड़ो, है ना। देखिए प्रेशराइज किया गया टू सप्लाई द सोल्जर्स फॉर एन अलाइंड कॉजेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर वेंट टू सर्व अब्रॉड। बहुत सारे सोल्जर्स को हमारे देश से दूर दूसरे देशों में भेजा गया। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर, लेकिन जब वो वहां से जीतने के बाद आए to serve that understanding of the ways in the in which English powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with to desire to oppose the colonial rule in India। ठीक है, अब इसका मतलब जब वो हमारे देश को बाहर गए युद्ध करने के लिए तो उनको जब बाहर से लौट कर आए तो समझ में आ गया कि ब्रिटेन हमारे साथ कितना सोचना पड़ रहा है, हम लोगों को युद्ध में झोंके दे रहा है। ठीक है ना, पहले तो लोगों को यहाँ पर नहीं लग गया। अच्छा देखिए गांधी जी ने इस युद्ध का सपोर्ट किया, ठीक है, गांधी जी ने इस युद्ध का सपोर्ट किया था। गांधी जी ने कहा था, गांधी जब आए थे गांधी जी ने गांधी जी से लोग वादा कर लिए थे कि आज आप हमारे युद्ध में सहयोग करिए, आज आप हमारे युद्ध में सहयोग करिए, कल के दिन पर हम कुछ सोचेंगे, भारतीयों के जो रवैया है उसमें बदलाव करें। तो गांधी जी ने आह्वान कर दिया था कि ठीक है आप जब आपका सहयोग करिए। ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगी कि गांधी जी के सपोर्ट से क्या हो रहा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सैनिक और इंचार्ज, जब सैनिक वहां से यहाँ आए तो सैनिक को पता चला 1 होने जो सैनिक है उनको पता चल गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम झुके रह रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में कोई बात नहीं चाहिए भाई, उन्हीं की युद्ध लड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनकी क्या इच्छा है। बस 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, 1 मिनट के बाद क्लास में। Many returned after the war with an understanding of the way in which the imperial powers जो है were exploiting the people of Asia, Africa, and with that desire of oppose colonial rule in India. Furthermore, 1917 में there was a revolution in Russia। रसिया की क्रांति यहाँ पर हुई थी 1917 में, रसिया में क्रांति हुई थी जिसको क्लास 9 में पढ़ेंगे, क्लास 9 में पढ़ेंगे रसिया रेवोल्यूशन 1917। ठीक है, रसिया में क्रांति हुई थी। न्यूज अबाउट द पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग ऑफ द इंडियन। रसिया में क्रांति हो रही थी, उनसे इंस्पायर कौन हो रहा है, इंडिया हो। वहां क्या हुआ था, रसिया में जो मजदूर वर्ग था, जो संघर्ष था, जो वहां के मजदूर थे, जो वहां के किसान वर्ग थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ, जो वहां की सरकार थी उसके खिलाफ जाट पंचम थे वहां के, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके खिलाफ सबका जार का शासन था और जार का शासन जार का शासन था, जारशाही प्रथा थी, जार का ही शासन था। उसके खिलाफ सारे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हल्ला बोल दिया, अंग्रेजों ने नहीं, वहां के किसानों ने। तो वो जो मैसेज रहा वो पूरे वर्ल्ड में फैला, तो भारत के जो किसान रहे, मजदूर रहे, उनको भी प्रेरणा मिली, भाई हमें भी अगर कुछ करना है तो हमें भी युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंस्पायरिंग था इंडियन नेशनलिस्ट, भारतीय राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, और यही से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, आज आप लोग क्या करिएगा, आज जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जो चीज बताऊंगा वो इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई होगी। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो कल आपको आराम। ठीक है, बार-बार एक्सक्यूज मी सर। ओके, हां वेरी एक्सक्यूज मी सर। ओके, जो बच्चे, हां बताइए सर। पूछिए पूछिए, मुझे सुनाई दे रहा है मुझे। सर हमें सभी हेडिंग्स के लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने हैं, मतलब सभी हेडिंग के लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने होंगे। हाँ, सभी हेडिंग से पढ़ना है, आराम से स्टोरी तैयार कर लीजिए। लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे तो अच्छा ही है ना। लॉन्ग आंसर की तैयारी करेंगे तो शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाएगा और वेरी शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, ऑप्शन भी तैयार हो जाएगा। लॉन्ग आंसर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग आंसर का मतलब रटना नहीं होता, लॉन्ग आंसर मतलब होता है स्टोरी समझना। सो लर्न द स्टोरी, बस स्टोरी लर्न करेंगे 1980 में क्या उसमें क्या हुआ था, इस डेट में क्या हुआ था, बस। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।